वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना एक चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसको एक तरीके से आप लोग रिवीजन भी समझिएगा। और इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 3 की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि मैं ऐसा करूंगा कि हमारा साथ में जो चैप्टर है वो तो चल ही रहा है, वो तो कोई परेशानी नहीं है, आप लोग का रिवीजन भी हो रहा है। जैसे ही हम लोग कुछ टॉपिक्स कर लिया करेंगे, मैं आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछा करूंगा, आप लोग उसका जवाब दिया करेंगे, मैं माइक निकाल दिया करूंगा। और साथ में हर जो अब मैं वीकली जो टेस्ट हो रहा था, जो अब तक ऑब्जेक्टिव लिया करता था, अब मैं चैप्टर वाइज ही सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा अब आपका थ्योरी वाला पार्ट। अब मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस डाल दूंगा, लेकिन ज्यादा मेरा एम्फेसिस अब थ्योरी और एमसीक्यू दोनों का मिक्स भी बना सकता हूँ पेपर। तो आपको साथ में दोनों चीजें लेके चलनी है, थोड़ी सी मेहनत भी करनी है, बिकॉज अब सिलेबस हमने खत्म कर लिया है। अब बस हमें क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा सा ब्रशअप करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को ब्रशअप करना है, और ब्रशअप करके जितना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड हमारी सिलेबस के ऊपर होगी, उतना ही अच्छा आप पेपर लिख पाओगे, ठीक है। और उतना ही अच्छा है कॉन्फिडेंस से आप कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजीली। तो आप लोगों को मेरा साथ देना है इस चीज में, और अब देखते हैं हम लोग किस चैप्टर में क्या क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग टॉपिक्स जो जो कवर करने वाले हैं वो है हमारे, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक है आपका गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट, जिसमें हम लोग सेपरेटली स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को कवर करेंगे। फिर एक टॉपिक आएगा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन एक टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे हम लोग जेस्टेशन भी कहते हैं, आप जेस्टेशन भी बोल सकते हो उसे। फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे अपना पार्ट दैट इज पार्चुरेशन एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा लैक्टेशन। ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस चैप्टर में, इस पार्ट में कवर करना है। बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको, थ्योरी है, बस आप ध्यान से समझें। देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले एक छोटा सा पार्ट है कि हमारे जो
सेक्स ऑर्गन है उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किस बेसिस पे कहेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं बाद में शुरू करूंगा, पहले एक छोटा सा डिफरेंस है, दैट इज सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन में सबसे पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कि गैमेट और सेक्स हार्मोन दोनों को फॉर्म करेंगे या सिंथेसाइज करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गए? जो कि गैमेट और सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे, उन्हें हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं ना तो ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे और ना ही सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अंदर और डेवलपमेंट ऑफ गैमेट में कुछ ना कुछ ये रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे दे विल नॉट फॉर्म गैमेट and do not play role in synthesis of sex hormones। सेक्स हार्मोन को भी नहीं बनाएंगे ना गैमेट को बनाएंगे। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं। देखिए मेल के अंदर जैसे सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल कोई भी सेक्स हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन ये एक सिक्रीशन देता है जो स्पर्म के साथ मिक्स होकर एक सीमन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मतलब स्पर्म इसके सिक्रीशन के बिना कुछ नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर सकता, लेकिन इसका रोल तो है, इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। उसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी सिक्रीशन देती है और सीमन की फॉर्मेशन करवाती है। अरे बात समझ में। और फीमेल के अंदर जैसे मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड कोई ना तो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है और ना ही कोई सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ये एक रोल प्ले करती है। उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट, ये हमारे एग्जांपल है कौन से? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। तो ये एक बेसिक सा पार्ट था जो सबसे शुरुआत में बताना था मुझे कि सेक्स ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो गैमेट और सेक्स हार्मोन्स को बनाएंगे और सेकेंडरी वो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे लेकिन ना तो गैमेट फॉर्म करेंगे और ना ही वो सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे। एग्जांपल्स यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी, और यहाँ पे सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मेल के अंदर और मेमरी ग्लैंड और फैलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल्स लिख दिए। अब शुरुआत करता हूं मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इस सारे पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने ही पार्ट्स हैं सबको एक मैं
पहले चार्ट बनाऊंगा, फिर एक एक करके उन सारे पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने डिवाइड किया पेयर्ड ओवरीज, सॉरी पेयर्ड टेस्टिस, ओवरीज बोल रहा हूं, ठीक है। एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये चार पार्ट्स हैं जिसमें मैंने पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इन चार पार्ट में डिवाइड किया है। अब मैं एसेसरी डक्ट को डिवाइड कर दे रहा हूं किसके अंदर, जैसे कि रेटी टेस्टिस, इसके अलावा वासा एफरेंशिया, थर्ड पार्ट इज एपिडाइडाइमस एंड वास डिफरेंस। ठीक है जी, ये हमारी एसेसरी डक्ट हो गई। अब एसेसरी ग्लैंड के ऊपर आते हैं, तो यहां पे हमने डिवाइड किया इनको, जैसे सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और इसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया को हमने डिवाइड किया है ग्लैंस पेनिस और ट्रिप्यूल्स, दैट इज फोरस्किन। तो ये पार्ट है जिनमें हमें इन सारे पार्ट्स को एक एक करके स्टडी करना है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं टेस्टिस। देखिए ये पेयर्ड है, मतलब दो होंगे। ये लोकेटेड कहां पे होते हैं बेटा? ये लोकेटेड होंगे in the lower abdominal region inside a pouch like structure that is called scrotum, या आप इसे scrotal sac भी कह सकते हैं, that is known as scrotal sac। और इस scrotal sac के अंदर ये डिसेंड होते हैं आफ्टर द 7 मंथ, जब बच्चे का बर्थ होने वाला होता है। सपोज करो देयर इज मेल चाइल्ड, ठीक है। अब वो जब फीटल स्टेज में होगा तो उसके 7वें मंथ तक तो ये उसके एब्डोमेन के अंदर रहते हैं, और आफ्टर दैट 7 मंथ, मतलब जस्ट 1 मंथ बिफोर द बर्थ, इनको डिसेंड किया जाएगा इनसाइड द स्क्रोटम। और डिसेंड करने के लिए एक कनाल होती है दैट इज कॉल्ड इंग्विनल कनाल। इंग्विनल कनाल के थ्रू ये डिसेंड होते हैं इनसाइड द स्क्रोटल सेक, ठीक है। और स्क्रोटम के अंदर ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्क्रोटम मेंटेन करता है 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है स्क्रोटम का। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे स्क्रोटम क्या करता है, मेंटेन करता है लो टेम्परेचर को, और लो टेम्परेचर जरूरी है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इनके अंदर इसलिए प्रेजेंट होते हैं, दे मेंटेन 2 to 3 डिग्री या 2.5, के कई बुक में 2.5 भी दे रखा है, लेस टेम्परेचर देन बॉडी।
and it is required for process of spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये डिसेंड हुए, डिसेंड किसके थ्रू हुए, इंग्विनल कनाल के थ्रू हुए। लेकिन अगर अगर ये डिसेंड ना हो एंड इफ दे आर फेल टू डिसेंड, तो एक कंडीशन आती है जिसे कहा जाता है क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या कहते हैं, क्रिप्टोरकाइडिज्म। अगर ये डिसेंड नहीं हो पाए तो मैं लिख रहा हूं they are descended into the scrotal sac just before, just 1 month before the birth, एंड इनको डिसेंड करने में किसके थ्रू डिसेंड होते हैं, थ्रू द इंग्विनल कनाल। तो दे आर डिसेंडेड इनटू स्क्रॉटम थ्रू इंग्विनल कनाल। इंग्विनल कनाल के थ्रू ये डिसेंड होंगे स्क्रोटल सेक के अंदर। और यहां पे अगर ये फेल हो जाते हैं डिसेंड होने में तो क्या कंडीशन आती है, तो देखिए समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इफ टेस्टिस आर fail to descend inside scrotum, that condition which will develop is called क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म वाली जो कंडीशन आएगी, इसमें वो जो चाइल्ड है जब वो प्यूबर्टी अटेन करेगा, जब वो अडल्ट बनेगा, तो वो इनफर्टाइल होगा बेसिकली। तो उस चाइल्ड के अंदर इनफर्टिलिटी होगी, मतलब वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, ध्यान से समझिए, इसके अंदर क्या होगी, इनफर्टिलिटी आएगी। ये चाइल्ड क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। और उसके अलावा आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी बॉडी के अंदर ये जो टेस्टिस थे वो रह जाएंगे, वो स्क्रोटल सेक के अंदर उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं डिसेंड हुए। तो जो बॉडी है, बॉडी के टेम्परेचर जैसा ही ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इनको लो टेम्परेचर है वो वाली कंडीशन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी उस मेल के अंदर आती है। आ रही है बात समझ में। और कभी कभी जो हमारे एनिमल्स हैं लाइक बुल्स, उनके अंदर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। रीजन इज उनको ऑक्स बनाना है, तो उस प्रोसेस को कास्ट्रेशन कहते हैं। बुल्स लाइक यू कैन से, जो हमारे बुल्स होते हैं उनके अंदर उनकी अगर बॉडी है वो ऑक्स से बहुत ज्यादा अलग होती है। तो जो बुल्स होते हैं दे आर बल्कियर देन ऑक्सेस, ठीक है। जो ऑक्स होते हैं वो बहुत उनकी लीन बॉडी होती है, वो वर्क कर सकते हैं और स्टेराइल होते हैं। लेकिन जो बुल्स होते हैं वो बल्कियर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और उसके अलावा वो वर्क ट्रॉट लेबर में उनको यूज नहीं किया जा सकता। तो बुल्स को
एग्रेसिव बुल को एक शांत ऑक्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो वहां पे क्या किया जाता है, जो टेस्टिस हैं उन बुल्स के, उनको रिमूव कर दिया जाता है। उस प्रोसेस को कास्ट्रेशन कहते हैं। तो जो कास्ट्रेशन होता है उसकी वजह से वहां पे सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, मतलब क्योंकि वहां पे सेकेंडरी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था दैट इज टेस्टिस, जिसकी वजह से वहां पे मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता, वो नहीं हो पाएगा, ना वहां पे गैमेट फॉर्मेशन हो पाएगा। तो उनके अंदर ना इतना ज्यादा एग्रेशन आ जाता और ना ही उनकी जो बॉडी है, जो मस्कुलाइन बॉडी है जो आनी चाहिए थी वो नहीं आती। इसकी वजह से उनकी बॉडी लीन रह जाती है एंड दे आर सुटेबल टू यूज देम इन वर्क। बेसिकली एग्रीकल्चरल जो हमारी प्रैक्टिसेस होती है वहां पे उनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो उस प्रोसेस को जिसमें टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है उसे कहते हैं कास्ट्रेशन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप इसको, कास्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। is called castration। अब ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चर मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखाऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखाऊंगा कि कहां कहां पे वो जो सारे पार्ट्स लिखे थे वो किस तरीके से लोकेटेड होंगे। और पहले आप जनरल इंफॉर्मेशन है वो समझिए। देखिए जो टेस्टिस होते हैं, अगर इनकी लेंथ और विड्थ की बात करें तो इनकी लेंथ 3 to 4 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर हो सकती है। और यहाँ पे बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगा। देखिए, अगर एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन किया जाए तो इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इस तरीके से लोब्स में बटा हुआ है ये। तो इन लोब्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे कुछ सेल्स मौजूद होती हैं या उन्हें हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कह देते हैं। तो ये जो टेस्टिस है, अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो इट इज अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ की बात करूं तो इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड in one testis there is presence of 250 testicular lobules। कितने? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमारे अराउंड 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, कितनी? एक लोब्यूल के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी। और अगर मैं फिर पूरे टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूं तो कितनी हो जाएंगी? तो 250 into 3 कर लीजिए आप। तो इन वन टेस्टिस देयर आर अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूं APP, अप्रोक्सीमेटली 750 to 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए क्या रोल होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, क्या करेंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनको लाइन करने के लिए दो तरीके की सेल्स होती है। ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके की सेल्स होती है। एक होती है जिन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, और एक होती है जिन्हें कहते हैं हम लोग सर्टोली सेल्स, जो इनके साथ मौजूद होती है वहां पे।
एक को कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी वाली होती है हमारी सर्टोली सेल। जो ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनका काम होता है, दीज आर द मेल, मैं कहूं गैमीट मदर सेल, जो कि मियोसिस, दे विल अंडरगो अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। जहां पे भी गैमेट फॉर्मेशन होगा वहां पे मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों प्रोसेस होते हैं, और ये मियोसिस करके स्पर्म फॉर्मेशन करती है। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये जो स्पर्म बनते हैं ये जनरली इनिशियल फॉर्म में ये इमेच्योर होते हैं, तो इनको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो नरिशमेंट रिक्वायर कर मतलब प्रोवाइड करने के लिए साइड में हमारी सर्टोली सेल्स होती हैं व्हिच एक्ट एज नर्व सेल्स। नर्व सेल्स ये नर्व सेल के तौर पे काम करेंगी। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे क्या होगा कि स्पर्म जब फॉर्म हो जाएंगे, इनिशियली इन्हें स्पर्मेटिड कहेंगे, तो स्पर्मेटिड फॉर्म होने के बाद सर्टोली सेल के अंदर जाते हैं और वहां पे एम्बेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स के साथ, और वहां से नरिशमेंट लेने के बाद जब वो थोड़ी से मैच्योर स्टेज में आ जाते हैं तो उसके बाद वो सर्टोली सेल से रिलीज कर दिए जाएंगे, और जब सर्टोली सेल से स्पर्म्स फॉर्म होके रिलीज होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स ऐसे जैसे लगी हुई है, ये सर्टोली सेल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जैसे ये आपके आके स्पर्म्स ऐसे इनका हेड इसमें एम्बेडेड है, and they are released by, now they are matured and released by the Sertoli cell. So when the sperms are released by Sertoli cell is called spermiation. तो मैं लिख दे रहा हूं spermiation। ये क्या होता है? It is a process by which Sertoli cell release the sperm। रिलीज ऑफ स्पर्म बाय सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। कई तरीके से आप इस चीज को लिख सकते हो आपके मन मुताबिक। ठीक है, अब यहां तक तो बात हो गई। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो मैंने आपको बताया लगभग 750 से 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इन ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस होता है जिसे इंटरस्टिशियम कहते हैं, मतलब देयर इज सम गैप बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जब मैं बोल रहा हूं दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप है उसे इंटरस्टिशियम कहूंगा, या इंटरसेलुलर स्पेस आप कह सकते हो। तो जो इंटरस्टिशियम या इंटरसेलुलर स्पेस है वहां पे एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे आप देखिए इतनी सारी सेल्स है तो बहुत सारे इंटरस्टिशियम होंगे, तो उनके बीच में जो स्पेस मौजूद होता है उस स्पेस को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल स्पेस कहते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है जिन्हें हम लोग लेडिक सेल्स कहेंगे, और लेडिक सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेस्टोस्टेरोन, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन, उसको प्रोड्यूस करना। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया थी, उन्होंने स्पर्म को प्रोड्यूस कर दिया, मतलब मेल गैमेट यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसको मैच्योर करने के लिए सर्टोली सेल्स हैं जो नर्व सेल के तौर पे यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन मेल सेक्स हार्मोन अभी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। ध्यान से समझिएगा। मैं बात करता हूं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये कहां पे मौजूद है? बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस पे कौन सी प्रेजेंट है सेल्स? लेडिक सेल्स, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक।
ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेड, आईसीएल भी कह सकते हैं, ये फॉर्म करती हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन किस लिए जरूरी है भाई? देखिए, मेल सेक्स हार्मोन जब तक प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता। मतलब कि मेल सेक्स हार्मोन की रिक्वायरमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस में भी है। और साथ में जो मेल कैरेक्टर्स हैं, जैसे बॉडी हेयर ग्रोथ होना, बियर्ड ग्रोथ होना, फेशियल हेयर्स आना, बल्कियर बॉडी होना, ठीक है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट, जो भी, जैसे हमारी वॉइस होती है, जो मेल्स की वॉइस होती है वो लो पिच वॉइस है, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो आते हैं ये सब के सब टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में आते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन है वो अगर कम रहेगा तो उसकी वजह से वो जो मस्कुलाइन कैरेक्टर्स हैं वो प्रॉपरली नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी, कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे आपको इसके अंदर बतानी थी किस तरीके से। अब ये काम कैसे करती हैं, मतलब किसके इन्फ्लुएंस में ये इस चीज को करेंगी। तो हमने यहाँ पे टेस्टिस के कितने फंक्शन पढ़े? हमने 2 फंक्शन पढ़े। पहला तो यहाँ पे मेल गैमेट फॉर्म हुआ, दैट इज स्पर्म, और दूसरा फंक्शन इसने बनाया मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक तो सेक्स हार्मोन बनाना और दूसरा गैमेट बनाना। और दूसरी बात, ये करेंगे किसके इन्फ्लुएंस में आके, मतलब ऐसा क्या होगा जो इन्हें इंड्यूस करेगा, बोलेगा कि तुम ये चीज रिलीज करो, या स्पर्मेटोगोनिया को बोलेगा कि तुम मियोसिस करके स्पर्म को बनाओ। भाई कोई ना कोई तो होगा जो इनको कमांड देगा। तो ध्यान से समझिएगा एक चीज को, बहुत ध्यान से देखिए। यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसा होगा कि जैसे ही मेल ने प्यूबर्टी अटेन की, तो प्यूबर्टी अटेन की तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, क्या हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में एक पार्ट होता है, ये सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को। इट इज अ ग्लैंड। पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है रिलीजिंग हार्मोन की फॉर्म में। ये चैप्टर नंबर 22 क्लास 11 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, ऊपर उसने उसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो तो आपको बहुत सारे हार्मोन्स पता होंगे। तो यहाँ पे जब भी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है, ये रिलीजिंग हार्मोन की फॉर्म में भेजता है। ध्यान से समझ लेना, वहां का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसकी फॉर्म में? रिलीजिंग हार्मोन की फॉर्म में। और पिट्यूटरी इन टर्न ट्रॉपिक या स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। और स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनडायरेक्ट किसी भी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। मतलब हाइपोथैलेमस ने बोला पिट्यूटरी को कि तुम रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, मतलब इसने सिग्नल भेजा, जैसे एक हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो आवाज मारते हैं, बात करते हैं, उससे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ग्लैंड से ये तो बात नहीं कर सकती। तो ये क्या करती है, कुछ केमिकल कंपाउंड को रिलीज करती है अपनी बात को कहने के लिए। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस अपनी बात कहना चाहता था, तो उसने क्या किया, रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया, भेजा। वो रिलीजिंग हार्मोन जो थे पिट्यूटरी के पास आए, पिट्यूटरी को सिग्नल दिया, पिट्यूटरी ने इन टर्न इसकी बात मानी हाइपोथैलेमस की, और स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया। ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके जो भी ग्लैंड है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे टेस्टिस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेस्टिस की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ग्लैंड है, जैसे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड भी हो सकती है, यहाँ पे ग्लैंड के तौर पे आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड भी हो सकती है, थाइमस ग्लैंड भी हो सकती है, एड्रिनल ग्लैंड भी हो सकती है। कोई भी ग्लैंड है उसको सिग्नल भेजने का काम पिट्यूटरी का, और पिट्यूटरी का सिग्नल भेजने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। तो अभी एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इस केस में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। क्या? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। और ये आते हैं पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी के पास आके क्या करते हैं, उसको बोलेंगे कि ये इंटर्न LH और FSH को रिलीज करे। LH और FSH हमारे किसने रिलीज किए? पिट्यूटरी ने रिलीज किए। लेकिन इनको रिलीज करने का सिग्नल किस फॉर्म में मिला? GnRH की फॉर्म में मिला। GnRH को किसने भेजा? हाइपोथैलेमस ने भेजा। और ये कब आए? प्यूबर्टी पे आए। और ये जो LH है, ये LH आके एक्शन लेता है किसके ऊपर? लेडिक सेल के ऊपर, लेडिक सेल के ऊपर, और इसको बोलेगा कि आप टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करें। और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? ये आके एक्शन लेगा सर्टोली सेल्स पे, और सर्टोली सेल्स से कुछ फैक्टर्स को रिलीज करवाएगा जो हमारे स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये रेगुलेट होता है। LH लेडिक सेल के ऊपर लेता है, FSH सर्टोली सेल के ऊपर एक्शन लेगा। और ये कब होगा? जब प्यूबर्टी अटेन हो जाएगी। और किसके इन्फ्लुएंस में होगा? GnRH, इंटर्न LH एंड FSH। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये कुछ इस तरीके से हार्मोन का रेगुलेशन। देखिए, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो आपके सामने देख पा रहे हो इस डायग्राम में। तो यहाँ पे ये टेस्टिस वाला पार्ट है, जिसमें ये देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हमारे पर्टिकुलर पोर्शन है, जिस दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाले जो पोर्शन है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है अलग अलग, ठीक है। और यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर वाला जो पार्ट होगा हमारा, वहां पे इसके अंदर प्रेजेंट होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सर्टोली सेल्स, ट्यूब्यूल और सर्टोली सेल्स, ये दोनों इन लोब्यूल्स के अंदर मौजूद है। और वहां पे जो स्पेस है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, वहां पे मुझे प्रेजेंट होती है लेडिक सेल्स। अब जैसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आप आएंगे तो आपको ये वाला पोर्शन, ये वाला जो यहां से कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा, ये वाला पोर्शन, इसे हम लोगों ने नाम दे दिया है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस को कांटेक्ट करवाएगा इससे, एपिडाइडाइमिस वाले पोर्शन से, जिन्हें हम लोग कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। ये बीच वाला जो पार्ट है, ये वासा इफ्रेंशिया का है, जिसके थ्रू रेटिटेस्टिस एपिडाइडाइमिस से कनेक्ट होगी। और ये जो सबसे अपर पोर्शन है, दिस इज द एपिडाइडाइमिस पार्ट। और एपिडाइडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं हमारे। एक को कहते हैं हम लोग कैपिट एपिडाइडाइमिस, एक को कहते हैं हम लोग आपका कॉर्पस एपिडाइडाइमिस, और एक कहलाता है हमारा कॉर्डा एपिडाइडाइमिस। तो वो सब आपको अभी सिलेबस में नहीं पढ़ना। 3 पार्ट होते हैं बेसिकली एपिडाइडाइमिस के, दैट इज कैपिट, कैपिट मतलब इनिशियल पार्ट जो होता है, कॉर्पस एपिडाइडाइमिस और कॉर्डा एपिडाइडाइमिस। तो ये तो हमारे एपिडाइडाइमिस वाली बात है। अब बात करूं तो एपिडाइडाइमिस आके मर्ज कर जाएगा इस पाइप में, जिसे हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। ये जो आ रहा है, ये वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस को आप देखेंगे तो वास डिफरेंस जैसे ही आगे चलेगा तो इसके अंदर हमारी 2 ग्लैंड ओपन कर रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी ग्लैंड है सेमाइनल वेसाइकल, ये सेमाइनल वेसाइकल, और उसके जस्ट नीचे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं डायग्राम में पार्ट को लेबल करने के लिए। तो आप हमेशा डायग्राम में याद रखेंगे कि सेमाइनल वेसाइकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन कौन सी है। यदि आप प्रोस्टेट को सेमाइनल लगा दें और सेमाइनल को प्रोस्टेट लगा दें, तो याद रखेंगे सबसे पहले जो आएगा वो हमारी सेमाइनल वेसाइकल आएगी, ना कि प्रोस्टेट। फिर प्रोस्टेट के जस्ट नीचे आपको बहुत छोटी सी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिखाई देंगी।
यहाँ पे देखिए बहुत छोटी छोटी सी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, जिनको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। दिस वाली, ये वाला जो पार्ट है ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, जिन्हें कॉपर ग्लैंड लिखा है। और यहाँ पे जो यूरेटर है और ये जो वास्ट डिफरेंस आया, ये कॉमनली एक यूरेथ्रा को फॉर्म कर लेगा, ये एक यूरेथ्रा को फॉर्म कर लेता है। और यूरेथ्रा के अंदर यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी फोरस्किन है, और ये जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है उसे हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं, दैट इज द कोनिकल हेड पार्ट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। तो इस तरीके से आपको डायग्राम को हमेशा याद रखना है, इनकी लेबलिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, हालांकि काफी छोटा सा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये पूरा जो पार्ट है ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है, ठीक है जी, ये पूरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है एक। और यहाँ पे हमारी बहुत सारी इस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया होती है, यहाँ पे लगी हुई, यहाँ पे इस वाले पार्ट में ये स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियाज होती हैं, ठीक है जी। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन्हीं के साथ साथ में यहाँ पे कुछ हमारी सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे जो नर्स सेल्स के तौर पे काम करती हैं, जो सर्टोली सेल्स है। और नहीं तो मैं अभी आपको बुक वाला डायग्राम दिखा दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको बुक वाला डायग्राम दिखा दूंगा तो उसमें आप समझिएगा। ये देखिए क्रिप्टोरकाइडिज्म वाली कंडीशन दिखा रहे हैं। क्रिप्टोरकाइडिज्म में क्या हुआ है कि जो मेल टेस्टिस हैं वो डिसेंड नहीं हुए, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह गए। अब अगर देखते हैं कोशिश करके, अगर ये स्ट्रक्चर बड़ा हो जाए तो, हाँ जी देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे बहुत ढंग से। ये देखिए आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ल्यूमन दिखाई दे रहा होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और इस पूरे ल्यूमन के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे इस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देंगी, यहाँ पे चारों तरफ स्पर्मेटोगोनियाज दिखाई देंगी यहाँ पे चारों तरफ। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन्हीं के साथ साथ कुछ सर्टोली सेल्स भी आपको दिखाई देंगी, कुछ सर्टोली सेल्स भी आपको बीच बीच में दिखाई देंगी, और कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स और मैच्योर स्पर्म, ये सब भी आपको यहाँ पे, ये देखिए छोटे छोटे ये ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे ये सब स्पर्म है जो धीरे धीरे फॉर्म हो रहे हैं इस वाले पार्ट से, और सर्टोली सेल्स बीच बीच में इनको मैच्योर कर रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको डायग्राम बना के दे दिया जा सकता है, लेबल करने के लिए आपको आ जाएगा। अभी एक एनसीईआरटी वाला डायग्राम है वो हम देखेंगे, वो प्रॉपर डायग्राम होगा हमारा, ठीक है। लेकिन जो हमें स्ट्रक्चर देखना है मेनली वो ये देखिए क्रिप्टोरकाइडिज्म वाली कंडीशन है जिसको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहली वाली कंडीशन है, ये टेस्टिकल्स थे, इन टेस्टिकल्स को डिसेंड कर दिया गया यहाँ पे इस स्क्रोटम सेक के अंदर, ठीक है, ग्रोइन रीजन में यहाँ पे देखिए डिसेंड कर दिया गया है। कब? 4 to 6 वीक। तो 4 to 6 वीक मतलब 4 वीक मतलब 1 महीना, और 6 वीक मतलब लगभग 1.5 महीना, 1-1.5 महीने पहले इनको स्क्रोटल सेक के अंदर डिसेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यू कैन सी ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये वाली नॉर्मल कंडीशन है अगर यहाँ पे टेस्टीज आता है तो। और अगर ये टेस्टीज इसी जगह पे रह जाए या यहाँ पे ही रह जाए, नीचे डिसेंड ना हो,
तो उस कंडीशन को हम लोग क्रिप्टोरकाइडिज्म कहते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइडिज्म। और जो हमें स्ट्रक्चर देखना है वो है ये, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये टेस्टिस आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस टेस्टिस के अंदर आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देंगी। ये तो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। ये पर्टिकुलरली यहां तक एक लोब्यूल है, यहाँ पे एक दूसरा लोब्यूल है, यहाँ पे तीसरा लोब्यूल है। ठीक है, ये सब लोब्यूल्स हैं जो डिवाइड हो रखे हैं पर्टिकुलरली। गॉट इट? ये हमारे लोब्यूल्स हैं। अब इन लोब्यूल्स के अंदर हमारी क्या होंगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये आपको दिखाई दे रही होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब जो इन लोब्यूल्स को कवर करके रखता है, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है, जैसे ये एक लोब्यूल खत्म है, दूसरा लोब्यूल स्टार्ट है, तो दैट थिंग इज कॉल्ड सेप्टम, जो एक लोब्यूल को दूसरे लोब्यूल से डिवाइड करेगा। और इनकी जो आउटर लेयर है, दिस वन, इसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बिजीनिया। इट इज द कवरिंग ऑफ टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बिजीनिया। फिर इसके जस्ट बाहर वाली लेयर आपको देखने के लिए मिलेगी ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, और ये दोनों जो लेयर हैं वेजिनालिस की, इनके बीच वाला जो स्पेस है, इसे कहा जाता है कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस। फिर यहां पे जैसे ही ये वाला पार्ट मर्ज कर रहा होगा, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खत्म हो रही होंगी, तो वहां से रेटिटेस्टिस शुरू हो जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट पूरा का पूरा रेटिटेस्टिस है। दिस वन इज रेटिटेस्टिस, ये वाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट जहां पे आके ये टेस्टिस मर्ज कर रही हैं, वो रेटिटेस्टिस है। फिर रेटिटेस्टिस हमारा मर्ज कर रहा है जाके इसमें, तो इन्होंने यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया को मेरे हिसाब से नहीं दिखाया है। तो ये जो पार्ट है जिससे ये एपिडाइडाइमिस से मर्ज कर रहे हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। इसको हम लोग वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, तो वासा इफ्रेंशिया आपको ये वाले पार्ट देखने के लिए मिलेगा, दिस पोर्शन जस्ट अबव द रेटिटेस्टिस। और जैसे ही वासा इफ्रेंशिया खत्म होगा, हमारा ये पूरा पोर्शन आ जाएगा एपिडाइडाइमिस। अब मैंने आपको बताया था एपिडाइडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे? मैंने आपको बोला था कि वो 3 पार्ट हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कैपिट। कैपिट मतलब होता है हेड। ठीक है, कैपिट एपिडाइडाइमिस। दूसरा बोला था मैंने कॉर्पस एपिडाइडाइमिस, मतलब मेन बॉडी वाला पार्ट। और एक होता है कॉर्डल, मतलब कॉडा कहते हैं उसे। कॉडा मतलब टेल रीजन, मतलब ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गई, ये टेल रीजन हो गया। तो देखिए यहां पे जो हेड वाला पार्ट है, दिस पोर्शन इसे कह दिया हेड ऑफ एपिडाइडाइमिस। दिस पोर्शन इज कॉल्ड हेड ऑफ एपिडाइडाइमिस। और इसके हेड के जस्ट नीचे बीच वाला जो पोर्शन है उसे कह दिया है क्या? बॉडी ऑफ एपिडाइडाइमिस मींस कॉर्पस। और ये लास्ट वाला पोर्शन है जिसे हम कहेंगे टेल ऑफ एपिडाइडाइमिस। ठीक है, हेड, बॉडी और टेल। और जैसे ही एपिडाइडाइमिस खत्म होगा तो ये हमारा डक्टस डेफरेंस, मतलब वास डेफरेंस की बात हो रही है। वास डेफरेंस के थ्रू इस तरीके से चला जाएगा, और यहाँ पे है हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड जिसके थ्रू ये वास डेफरेंस जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान में रखना है आपने। हालांकि ये एनसीईआरटी में गिवन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान में रखेंगे अपने। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सारा जो पार्ट था डायग्राम वाला उसे देखा कि किस तरीके से
टेस्टिस को कवर करने वाली जो लेयर है उसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। उसके बाद एक हमारी लेयर थी ट्यूनिका वेजिनलिस, उसके बीच में उसकी कैविटी होती है। एंड फिर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी और साथ में उनके क्या मौजूद था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लेडिक सेल्स थी, जो इंटरस्टिशियल स्पेस था उनमें लेडिक सेल मौजूद थे। फिर वो जाके मर्ज कर रही थी किस वाले पोर्शन में, रेटिटेस्टिस में, और रेटिटेस्टिस जाके वासा एफरेंशिया के थ्रू मर्ज हो रहा था एपिडाइडेमिस में। एपिडाइडेमिस के मैंने 3 पार्ट बताया आपको। एक बताया आपका कॉर्पस एपिडाइडेमिस, एक कैपिट कॉर्पस और कॉर्डल, ये 3 पार्ट होते हैं। हेड, बॉडी, टेल, ये 3 पार्ट थे एपिडाइडेमिस के। एंड फाइनली इट गॉट मर्ज इनसाइड द वास डिफरेंस। ये सारे पोर्शन थे जो हमने यहाँ पे पढ़े। अब बात कर लेते हैं डक्ट्स की। डक्ट्स मैं वैसे बता चुका हूं, लेकिन पर्टिकुलरली देख लेते हैं कि डक्ट्स के अंदर फंक्शन क्या होता है। बस ध्यान से समझिएगा। देखिए, और आपको डायग्राम में, डायग्राम्स को बहुत ध्यान से देखना है। डायग्राम में लेबलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो हमारे डायग्राम से पूछे जाएंगे, और मैं अभी जो टेस्ट देने वाला हूं उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनाऊंगा, बहुत सारे डायग्राम। तो आप डायग्राम्स को बहुत ध्यान से पढ़ के आएंगे। आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे डायग्राम। आप ये सोच के आ जाए कि डायग्राम तो क्या है, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये सोच होती है कि भाई डायग्राम्स को हमें इग्नोर करना है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, डायग्राम्स आपको पढ़ने हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप 5-10 नंबर अपने गंवाने वाले हैं। 5-10 नंबर से ज्यादा भी गंवाएंगे अगर आप डायग्राम्स की, मैं तो ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप डायग्राम्स को ही टोटली इग्नोर करेंगे तो आप बहुत ज्यादा नंबर अपने लॉस करेंगे। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो डायग्राम्स को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अब एक डायग्राम और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए पहले ये वाला पार्ट बता देता हूं, डक्स वाला, फिर मैं वो बताऊंगा। देखिए, मैंने बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां पे प्रेजेंट थी, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। और यहाँ पे हमारी कौन सी सेल्स थी जो स्पर्म बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, मियोसिस करेगी और क्या फॉर्म करेगी, स्पर्म को फॉर्म करेगी। अब ये जो स्पर्म थे, ये एक्चुअल में इनके अंदर बहुत सारे अभी चेंजेस होने बाकी है। अब वो पर्टिकुलरली अलग अलग पार्ट से होते हुए जाएगा। जैसे ये टेस्टिस था, इस टेस्टिस में यहाँ पे अलग अलग लोब्यूल्स बटे हुए थे। इस तरीके से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बटे हुए थे, ये अलग अलग लोब्यूल्स बटे हुए थे। और यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे थी। इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे मौजूद थी। इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे मौजूद थी। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ जाके मर्ज कर रही थी, ये रेटिटेस्टिस वाले पार्ट में। इसे क्या कह रहा हूं मैं, रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस को ये कनेक्ट करने के लिए वासा एफरेंशिया थे। वासा एफरेंशिया जाके मर्ज कर रहे थे किसमें, एपिडाइडाइमिस के अंदर। तो एपिडाइडाइमिस वाला पोर्शन ये हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारा, वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया। और इसकी जो लेयर है उसे मैं क्या कह रहा हूं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और इनके बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं हम लोग सेप्टम या सेप्टा।
ठीक है जी। और यहां पे इस तरीके से एक लेयर और थी जिसे मैं ट्यूनिका वेजिनालिस कह रहा हूं, ऐसे, और इनकी ये कैविटी थी, तो मैं लिख दे रहा हूं ट्यूनिका वेजिनालिस। और यहां पे ये जो हेड वाला पोर्शन है, ये एपिडाइडमिस यहां से शुरू हो गया, ये वासा फ्रेंशिया रेटिटेस्टिस है, ठीक है। तो ये वासा फ्रेंशिया ऐसे इसके अंदर मर्ज हुआ, ये जाके पाइप जैसे थे, ये मर्ज हो गए, और यहां से एपिडाइडमिस आ रहा है, एपिडाइडमिस आ रहा है, और एपिडाइडमिस आके किसके अंदर मर्ज करेगा, यहां से आएंगे वास डेफरेंस, ये हो गया जिसे डक्टस डेफरेंस कह रहे थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया एपिडाइडमिस का हेड, तो मैं लिख दे रहा हूं इसको हेड ऑफ एपिडाइडमिस, ऑफ एपिडाइडमिस, और इसे हम लोग कैपेट एपिडाइडमिस भी कहते हैं, कैपेट एपिडाइडमिस। एंड दिस पोर्शन, this middle portion is called the corpus epididymis, corpus epididymis, and the next portion, that the tail region, this portion of epididymis, यहाँ पे कॉइलिंग होती है, हाईली कॉइलिंग होती है, आप बना लीजिएगा अपने आप, इसे हम लोग कहते हैं कॉडल या कॉडा एपिडाइडाइमिस, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। अब क्या होगा, ये जाके मर्ज हो गया किसके अंदर, वास डेफरेंस के अंदर। अब वास डेफरेंस आगे जाएगी, वास डेफरेंस में सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, उन दोनों के सिक्रीशंस आएंगे। उसके बाद ग्लैंड की मैं बाद में करूंगा, पहले मैं डक्ट की बात कर देता हूं। तो डक्ट के थ्रू कैसे जाएगा, सबसे पहले स्पर्म बना, देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या थी, स्पर्मेटोगोनिया, और साथ साथ में सर्टोली सेल भी होती है, ठीक है। सर्टोली सेल यहाँ पे दिखा नहीं सकता इतना प्रिसाइजली, डायग्राम दूसरा है उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्पर्म बन के यहां से आ गया इधर, इसमें बना और यहाँ पे आया रेटिटेस्टिस में। तो सबसे पहले किस में जाएगा, ये जाएगा रेटिटेस्टिस, ठीक है। रेटिटेस्टिस के बाद ये कहां पे आएगा, वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया से कहां पे जाएगा, एपिडाइडाइमिस, किस पोर्शन में, एपिडाइडाइमिस। जो एपिडाइडाइमिस पोर्शन होता है बेटा, जो एपिडाइडाइमिस पोर्शन होता है, ये टेम्पोरेरीली थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे इसका टेम्पोरेरी stored for a certain period of time, then it will go to vas deferens. अब vas deferens क्या करेगा, इसके अंदर सिक्रीशन आ जाएंगे किससे, ग्लैंड से। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी होगी, सेमाइनल वेसिकल। दूसरे नंबर पे ग्लैंड कहां से आ जाएगा सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और थर्ड नंबर पे सिक्रीशन आता है, बहुत कम क्वांटिटी में होगा वो जनरली, वो आएगा कहां से, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से। अभी बताऊंगा क्यों होगा। और ये हमारे यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू कहां पे से रिलीज हो जाएंगे, यूरेथ्रल मेटस के थ्रू, यूरेथ्रल मेटस के थ्रू रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये इस तरीके से इसका पाथवे होगा। आ रही है बात समझ में। अब जो डायग्राम है वो एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको।
बेटा ये एक डायग्राम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं हमारे बोर्ड्स में, और इसको लेबल करने के लिए जनरली बना देते हैं, लेबल करने के लिए दे देते हैं कि ये क्या है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का पार्ट है जो आप देख पा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है, जहां जो हमारी मियोसिस करती है, यही सेल्स तो होती हैं जो मियोसिस करेंगी। दे विल परफॉर्म द मियोसिस प्रोसेस एंड फॉर्म द स्पर्म्स। ठीक है, ये स्पर्म को फॉर्म करती है, इनका काम होता है स्पर्म को फॉर्म करना। ठीक है, और इनके साथ साथ आप देख सकते हो, ये तो हो गई हमारी स्पर्मेटोगोनियम जो आपके स्पर्म फॉर्म कर रही है। एंड इनके साथ साथ आप देख रहे हैं कुछ सर्टोली सेल्स भी हैं जो बीच बीच में लगी हुई हैं। देखिए ये सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है, ये इधर सर्टोली सेल है, ये रही। ये जो सर्टोली सेल है आप इनमें देख पा रहे होगे कि यहाँ पे स्पर्म के कुछ हेड आके ऐसे इसके अंदर धसा हुआ है, कुछ ये वाला पार्ट आप ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, इस पोर्शन में देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इस तरीके से ये जो स्पर्म हेड है वो सर्टोली सेल में आके जुड़े हुए हैं कुछ। अब ये क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इनको नरिशमेंट चाहिए। तो यहाँ पे जो इनिशियली फॉर्म जो स्पर्म होता है, स्पर्म डायरेक्टली फॉर्म नहीं होता। स्पर्म सबसे पहले जो फॉर्म होगा उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा वहां पे समझ में आएगा कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्रोसेस पढ़ाया जाएगा तो उस टाइम पे ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाद में मैच्योर होके बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जैसे जैसे मैच्योर होते चले जाते हैं तो ये हमारे स्पर्मेटोजोन्स बन गए। ये रहे हमारे स्पर्मेटोजोआ। और फाइनली जो स्पर्मेटिड्स हैं वो ये हमारे स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके से ये फॉर्म होता है। देखिए जो इनिशियली स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म कर रही है वो क्या है, हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योर होने के बाद क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लेटर ऑन क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्मेटिड्स को, स्पर्मेटिड्स को। और स्पर्मेटिड्स फाइनली क्या करेंगे, स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करेंगे, स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस हुआ है, ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस वो पार्ट है जिसमें स्पर्मेटिड्स जो इमेच्योर स्पर्म थे वो हमारे स्पर्मेटोजोआ में बने। मतलब ये स्पर्मेटोजोआ जो है ये फुली फंक्शनल मैच्योर स्पर्म होते हैं। गॉट इट। तो ये हमारे सामने कुछ चीजें थी जो हमें स्टडी करनी थी, और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें लेबल करके आपसे पूछा जा सकता है, ए बी सी डी कुछ भी आपको बना देंगे, इन सबको हटा देंगे। आपको सपोज करो यही सेल लगा दिया ए, ठीक है, फिर इसको लिख दिया बी सी एंड ये पोर्शन को कह देंगे डी, और आपसे पूछेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के कि भाई बताइए ये पार्ट क्या है। तो आपको ए में बताना पड़ेगा कि ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया है, बी वाले को बताना पड़ेगा कि ये हमारी सर्टोली सेल है, सी को बताना पड़ेगा कि हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, और डी वाले को बताना पड़ेगा ये हमारे स्पर्मेटिड्स है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है।